जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की आशंका सच साबित हो रही है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। वहीं इसके विरोध में विपक्षी दल ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रेट बढ़ने को लेकर ट्वीट पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है, जनलूट योजना जारी है, पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा और बढ़े, 2 दिन में 1.60 लीटर की जनता का शपथ। उन्होंने आगे लिखा है, गेहूं की कटाई में किसान को लूटने का यही मौका है। मध्यम वर्ग नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। विरोध हुआ तो फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छुपा देंगे। हालिया विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने समय रहते हुए गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने गुजरात तो सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के सामने बीजेपी को सत्ता से हटाने की चुनौती तो है, लेकिन अब उसके रास्ते में आम आदमी पार्टी का रोड़ा भी है। सोनिया गांधी के सामने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की चुनौती का जिक्र किया। दूसरी तरफ मिशन गुजरात के लिए कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ आने की चर्चा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी कांग्रेस के अलावा इन दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने वाली है। इस वजह से कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता सार्वजनिक तौर पर आम आदमी को चुनौती नहीं मान रहे। बीजेपी को सत्ता में वापसी से रोकने में कांग्रेस कामयाब होगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल परंपरा से हटकर कांग्रेस आलाकमान ने कई महीनों पहले से इन राज्यों पर अपनी नजरें जमा दी है। आज 23 मार्च है। भारत में इसे शहीद या शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन देश के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 सपूतों ने हंसकर फांसी की सजा को गले लगाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की। आइए जानते हैं आज के दिन को क्यों शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और क्या था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का देश की आजादी में योगदान। दरअसल भारत की आजादी की लड़ाई में हम योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। इन तीनों को खासकर शहीद भगत सिंह को भारत में बड़ी संख्या में यूथ फॉलो करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। इन तीनों ने महात्मा गांधी से अलग रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की थी। इन तीनों ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इन तीनों की याद में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स पर दिए एक बयान में कहा कि सरकार इस फिल्म के जरिए हमारे प्रति लोगों में नफरत फैलाना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा, इस फिल्म को केवल इसलिए टैक्स फ्री किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हमसे नफरत करें। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार साजिश कर लोगों के मन में हमारे प्रति नफरत पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा, सरकार चाहती है कि हर पुलिस कर्मी और फौजी इस फिल्म देखे और हमारे लिए उसके मन में नफरत पैदा हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे जर्मनी में हिटलर और गोबी लिंच ने मिलकर किया था, जिसके चलते 60 लाख यहूदियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने आगे कहा, पता नहीं अब हम में से कितने लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में मोदी मोदी के नारों पर एतराज जताया है। उन्होंने इसके लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी जिक्र किया है। मोइत्रा ने मंगलवार को सदन में कहा, वाजपेयी का बुरा डर सच हो गया। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री सदन में एक योद्धा की तरह प्रवेश करते हैं। सरकार ने सदन को रोम के कोलोसियम बदल दिया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी कर्नाटक में हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पिछले हफ्ते इन संगठनों ने राज्य में बंद का आह्वान भी किया था। इस बीच अब खबर है कि कर्नाटक के तटीय इलाकों में लगने वाले मेलों में मुस्लिम संगठनों को दुकान लगाने से मना किया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक आयोजन समितियों पर कथित तौर पर दक्षिणपंथी हिंदू संगठन दबाव बना रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेलों में यहाँ मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत दी जाए। बता दें कि पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के बावजूद कई मुस्लिम दुकानदारों ने विरोध के रूप में शटर गिरा दिए थे। मौसम में बदलाव का असर स्पष्ट रूप से देखने लगा है। बिहार में मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी महसूस की जाने लगी है। मौसम के तल्ख तेवर के चलते मार्च में ही लू जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटा जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूलों को सुबह की पाली में संचालित करने और निर्धारित समय से पहले ही गर्मी छुट्टी देने की अपील की है ताकि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। बिहार में बुधवार को औसतन न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1778 नए केस सामने आए हैं और 26 लोगों की मौत हो गई है। कल कोरोना के 1581 केस दर्ज किए गए थे और 33 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना के 4,30,12,749 मामले सामने आ चुके हैं। जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2542 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 23,087 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,605 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,73,057 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।